नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में सरकार का गठन हो गया, कामकाज संभाल लिया, तमाम मंत्री अपने काम में जुट गए। अब राज्यसभा की सीट पर निगाहें हैं, राज्यसभा की बारी है। सरकार में एडजस्ट न हो पाने वाले वरिष्ठ बीजेपी के नेता लॉबिंग में जुटे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं। कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई। अब सीट को लेकर घमासान मचा है। वो कौन से बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं जो इस सीट को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाए? किसे बीजेपी राज्यसभा भेजेगी? आज चर्चा इसी पर होने जा रही है। तो राज्यसभा की खाली एक सीट और दावेदार कई हैं। 5 से 6 नाम तो ऐसे हैं जो लॉबिंग में लगे हुए हैं। उनके नाम और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीजेपी संगठन और सरकार फैसला लेने में ज्यादा देर नहीं लगाते, क्योंकि पार्टी का संगठन सॉलिड है, योजना बनी और उस पर काम शुरू। इसीलिए हरियाणा में जीत की हैट्रिक बनते ही पार्टी अब कृष्णलाल पंवार की खाली हुई राज्यसभा सीट को भरने की तैयारी में है। इस राज्यसभा सीट का 4 साल का कार्यकाल बकाया पड़ा है। पूर्व सांसद संजय भाटिया, सियासत में लंबे वक्त से मुख्य धारा से बाहर चल रहे पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद सुधा यादव और अभी अभी लोकसभा का चुनाव हारी बंतो कटारिया का नाम राज्यसभा की सीट के लिए चल रहा है। कुलदीप बिश्नोई तो इसकी लॉबिंग करने में पहले से ही लगे हुए हैं। पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही, पर ये तय है कि पार्टी की सरकार बनने पर ये सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। अगर राज्यसभा की इस खाली सीट को पात्रता और प्राथमिकता की कसौटी पर खरा उतारें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल करने और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट सीएम पद से बदले गए मनोहर लाल के लिए छोड़ने वाले संजय भाटिया के हिस्से में जा सकती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई विधानसभा चुनाव में अपनी 57 साल पुरानी आदमपुर सीट बेटे भव्य बिश्नोई को नहीं जितवा सके। इस सीट के लिए दूसरी प्राथमिकता सुधा यादव हो सकती है। वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद पर रही हैं, पर सियासत की मुख्य धारा से बाहर चल रही हैं। बंतो कटारिया को स्वर्गीय पति रतनलाल कटारिया की जगह इस बार लोकसभा चुनाव लड़वाया गया था, पर वो जीत नहीं सकी। ठीक इसी तरह सुनीता दुग्गल को लोकसभा की टिकट नहीं मिली तो विधानसभा लड़ी तो चुनाव नहीं जीत सकी। यानी राज्यसभा की इस खाली पद के लिए 5 नामों में 2 नाम संजय भाटिया और सुधा यादव सबसे आगे हैं। इससे भी आगे ये बात कि ये बीजेपी है, पता नहीं क्या फैसला कर ले। चुकाने वाले फैसले लेने वाली अभी तो एक ही पार्टी है और नाम है भारतीय जनता पार्टी। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो। तो हरियाणा में राज्यसभा की एक और सीट जो खाली हुई उसको लेकर लॉबिंग हो रही है। हालांकि बीजेपी के पास गणित है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के पास नंबर और बीजेपी का ही राज्यसभा सदस्य बनेगा। लेकिन इन सबके बावजूद वो सदस्य कौन होगा, इसको लेकर लॉबिंग, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर चर्चा करेंगे। देवेंद्र से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। देवेंद्र, आपका इलाका पड़ता है और बहुत चर्चा इस इलाके को लेकर हुई है। अब इस सराहना से जीत हासिल कर जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे वो विधायक बने, विधायक के बाद मंत्री बन गए। इस सीट पर दावेदारी कई कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है सियासी समीकरण? देखिए पंकज, जो नाम हमने बताए हैं इनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, कुलदीप बिश्नोई और संजय भाटिया। कुलदीप बिश्नोई ने भी एक बड़ा दाव खेला था कांग्रेस छोड़कर। कुलदीप बिश्नोई के बारे में कांग्रेस के ही लोग या उनके शुभ चिंतक कहते थे अगर वो कांग्रेस में रहते तो कम से कम सीएम कैंडिडेट होते, भले ही ना बनते लेकिन सीएम कैंडिडेट, उनका प्रोफाइल बड़ा था। अब बीजेपी में आए हैं, सोच के आए थे, लेकिन आदमी सोचता कुछ है, कई बार होता कुछ है। वही स्थिति कुलदीप बिश्नोई के साथ है। अपनी सीट उन्होंने आदमपुर वाली विधायक की सीट बेटे को दे दी। जाहिर है बेटा उनका बहुत इंटेलिजेंट है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के टॉपर आया है और अच्छा बोलता है, वक्ता है, युवा है, तो अपने
बेटे के लिए खुद की सीट छोड़ी। उनको ये था कि बीजेपी मेरे को कहीं और बड़े ओहदे पर सेट करेगी या लोकसभा चुनाव लड़वाएगी या कुछ भी रहा हो कि उनका पुनर्वास होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजय भाटिया की जहां तक बात है, देखिए 2019 के चुनाव में 6,52,800 कुछ वोटों से जीते थे, सेकंड लार्जेस्ट विक्ट्री थी। संजय भाटिया ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन 2024 के चुनाव आते आते लोकसभा, उनका थोड़ा सा काम को लेके लोगों की नाराजगी थी। पार्टी को डर भी लग रहा था कि अगर रिपीट करें इनको तो सीट हार ना जाए, क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर पार्टी चल रही थी। तो 2024 में उधर मनोहर लाल जी का ये हुआ कि सीएम को रिप्लेस करना जरूरी था, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में भी बनानी थी। जिस तरीके से किसान आंदोलन, युवा नाराज थे, कर्मचारी नाराज थे, बहुत सारी विरोध हो रहा था जी। आप देखिए, हमने वो मंत्री का, मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, घरगोड़ा में कैमला गांव में किसान आंदोलन चल रहा था, उनका हेलीकॉप्टर उतरना था एक रैली को संबोधित करते। मुख्यमंत्री तब मनोहर लाल थे, उनके अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, सीएम सिटी में हेलीकॉप्टर किसानों ने नहीं उतरना दिया और हेलीकॉप्टर को वापस जाना पड़ा। इतना ज्यादा विरोध था किसानों का, सरकार भी डरी हुई थी, बहुत कारण थे। लेकिन खैर सीएम को रिप्लेस करना जरूरी था, तो मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से लड़वाना जरूरी था, जो पार्टी की प्लानिंग थी। अब करनाल से लोकसभा से लड़ते तो संजय भाटिया की सीट थी, तो मनोहर लाल जी के लिए संजय भाटिया ने सीट छोड़ दी, उनको टिकट नहीं दी गई, नहीं लड़वाया गया। तो संजय भाटिया मेरे को लगता है पात्र और प्राथमिकता वाले नेता हो सकते हैं इस मामले में, अगर पार्टी को फैसला करना है। दूसरी सुधा यादव देखिए, उनके पति कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, शहीद ऑफिसर की पत्नी है, बड़े ओहदों पर काम किया है, गुरुग्राम से वो सांसद नहीं थी, बाद मुख्य धारा से बाहर चल रही है, और पीछे जो संगठन था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थी सुधा यादव, अब भी बड़े पद पर है। लेकिन उनको, उनका पुनर्वास, उनको देखिए पार्टी को ऐसे चेहरों की जरूरत रहती है जो चुनाव जीत सकेगी, क्योंकि विधायक और सांसदों से सरकार बनती है, चाहे मोदी सरकार बनी है चाहे नायब सिंह की। तो संगठन में तो कोई भी काम कर लेता है, लेकिन जो चेहरे पब्लिक को रास आते हो, पब्लिक जिन चेहरों को पसंद करती है, उनको वोट देना चाहती है, सरकार बनाने के लिए वो चेहरे चाहिए। तो सुधा यादव मुख्य धारा से बाहर चली थी, उनका नाम भी मेरे को लगता है प्राथमिकता की वाला हो सकता है। रही बंतो कटारी की बात, बंतो कटारी के पति रतन लाल कटारिया 2 बार लगातार सांसद बने, एक बार मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री थे मोदी सरकार में। उनके तो बंतो कटारिया को, हालांकि कमजोर कैंडिडेट थी मेरे हिसाब से, लेकिन तब भी चूंकि विधवा थी, उनको दिया गया कि सहानुभूति मिलेगी, वो चुनाव हार गए, वरुण मुलाना चुनाव जीते। रही बात सुनीता दुग्गल की, उनको लोकसभा का टिकट ना देकर अशोक तंवर को दिया गया, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। अब विधानसभा का उनको पार्टी ने टिकट दिया, चलो उनकी क्षति पूर्ति हो जाए, लेकिन वो जीत नहीं पाई है। ठीक। तो इस तरीके से 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, लेकिन मेरे को लगता है सर्वाधिक प्राथमिकता जो हो सकती है, संजय भाटिया का सीधी पहुंच हाईकमान तक है, और मनोहर लाल की भी चेते हैं, मनोहर लाल के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है। मेरे को लगता है संजय भाटिया को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में आगे फिर चुनाव लड़ने का मौका आ सकता है, और सुधा यादव भी। रही बंतो कटारिया, सुनीता दुग्गल की बात, और एक और महिला है मैं बता रहा हूं, तो इनमें से मेरे को लगता है पार्टी को फैसला करना है। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भनक नहीं लगने देती क्या हो रहा है, और हो सकता है कि इनके इतर भी किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाए जो मतलब संगठन और सरकार की दृष्टि से, या वोट बैंक की दृष्टि से, जातीय समीकरण की दृष्टि से वो भी हैरान कर देने वाला बीजेपी है। राज्यसभा किसको भेजना है, तो ये भी संभावना बनी हुई है। जी महेश, आपके पास हम आ रहे हैं, जब बात आती है बड़े चेहरों की और दावेदारों की, उम्मीदवारों की, लॉबिंग में जो लोग जुटे हुए हैं, उनमें 3 महिलाएं, जिस हिसाब से देवेंद्र ने बताया, 2 पुरुष, जिन 2 पुरुषों का जिक्र हो रहा है, इन दोनों नाम को लेकर, संजय भाटिया हो या कुलदीप बिश्नोई, इन दोनों के नाम को लेकर सस्पेंस हमेशा बरकरार रहा। विधानसभा चुनाव पहले, यानी कि पहले नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर अब ये विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, अभी तक सस्पेंस ही रहा, इनकी भूमिका क्या होगी। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि इस एक राज्यसभा की सीट पर इन दोनों में से कोई एक चेहरा?
देखिए, इसमें महत्वपूर्ण कुलदीप बिश्नोई का नाम भी है। कुलदीप बिश्नोई का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण मैं बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात इसी संदर्भ में की गई है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से। इसके अलावा भव्य बिश्नोई भी साथ रहे थे और लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे नायब सिंह सैनी से मुलाकात की हो, परिवार सहित वो मुलाकात करते हैं, अपने बेटे को भी साथ रखते हैं, इसके अलावा अपनी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई को साथ रखते हैं। और मुलाकातों में हमने देखा है कि यहाँ पर भव्य बिश्नोई की जो धर्मपत्नी है वो भी IAS के पद पर है, वो भी जो है लगातार इस मुलाकात के सिलसिले में शामिल नजर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कुलदीप बिश्नोई की जो बातचीत हुई उसमें एक काफी ज्यादा सकारात्मक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को दिए गए थे। और कुलदीप बिश्नोई को यहां तक मोदी की तरफ से कहा गया कि हमें पता है कि हरियाणा में आपकी पार्टी के साथ मिलकर हमने अपने वजूद को आगे बढ़ाया था, हमने अपनी सरकार के गठन की जो नींव है वो आपके गठबंधन के साथ रखने का काम किया था। यानी उस दौर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद रखे हुए हैं जब हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किया था और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींव हरियाणा प्रदेश में रखी गई थी। अब मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वो काफी हद तक बदली हुई नजर आ रही है। 55-56 सालों का जो गढ़ था आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, वो गढ़ अब टूट चुका है और भव्य बिश्नोई अब कह सकते हैं कि विधायक नहीं रहे और कुलदीप बिश्नोई के पास भी कोई हाई प्रोफाइल पद नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ये याद दिलवाने की कोशिश कर रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में मेरे साथ मिलकर ही जो है भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हुई थी। और उसके बाद जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी राजस्थान चुनाव में बिश्नोइयों की जो वोट है वो बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिले कि कुलदीप बिश्नोई परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था। यानी अतीत के पन्नों को पलटने की कोशिश मोदी के सामने इस बिश्नोई परिवार की तरफ से की गई है और काफी ज्यादा सकारात्मक संदेश जो है एक तरीके से सिंबॉलिक रूप में दिया गया है मोदी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई परिवार को। अब दूसरे नाम का जिक्र आप कर रहे थे, संजय भाटिया। देखिए, संजय भाटिया मनोहर लाल के बेहद पसंदीदा है। इसके अलावा भी माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है उसमें काफी बड़ी मजबूत नींव उनकी मानी जाती है। अब देखना होगा कि उनकी वो मजबूत नींव उनके काम आती है या नहीं आती। लेकिन उससे इतर भी मुझे लगता है कि दो नाम और हैं जो इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं और यकीनन इस दौड़ में वो शामिल होंगे भी। पहला जो नाम है वो कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु एक बार फिर नानौन विधानसभा क्षेत्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और काफी एक कड़े मुकाबले में शिकस्त यहाँ पर कुलदीप यहाँ पर जो है कैप्टन अभिमन्यु को झेलनी पड़ी है। जस्सी पेटवाड़ से शिकस्त मिली कैप्टन अभिमन्यु को। तो अब एक बार फिर से राज्यसभा की दौड़ में कैप्टन अभिमन्यु खुद को अपना पुनर्वास भी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार वो पहले भी कोशिशें करते रहे हैं। कभी प्रदेशाध्यक्ष के पद को लेकर, कभी जो है लोकसभा की हिसार लोकसभा की सीट वो चाहते थे, वो उन्हें नहीं दी गई थी। उसके बाद जो है उससे पहले भी राज्यसभा को लेकर कोशिशें लगातार कैप्टन अभिमन्यु करते रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई थी। लेकिन लिस्ट में अगर आप नाम लिख रहे हैं तो फिर यकीनन कैप्टन अभिमन्यु भी अपना प्रयास तो करेंगे ही। इसके अलावा एक और बड़ा नाम है ओपी धनखड़। ओपी धनखड़ एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो है राज्यसभा के रास्ते वो एक बार फिर सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाएं। तो ओपी धनखड़ भी इस रेस में शामिल मुझे लगता है कि हो सकते हैं। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु तो अपनी कोशिशें करेंगे ही। अब ये पार्टी को तय करना है कि कौन से नाम को वो ज्यादा भारी मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ मोदी की पसंद सबसे ज्यादा काम करने वाली है। और सुनीता दुग्गल का जहां तक जिक्र चल रहा था, देखिए अनुसूचित जाति का चेहरा है, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि लोकसभा का टिकट उन्हें नहीं दिया गया, तो विधानसभा का टिकट दिया गया था। लेकिन विधानसभा में अगर सुनीता दुग्गल को हार का सामना करना पड़ा है तो पार्टी की तरफ से तो कंपनसेट कर दिया गया। अब वो हार मिले जीत मिले ये तो उनका अपना परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि कुछ और नामों पर जो है चर्चा जरूर की जाएगी और मोदी की पसंद यहाँ सबसे बड़ी पसंद मानी जाएगी। मोदी जिसे पसंद करेंगे वही राज्यसभा तक जाएगा। जी बीरेन जी, आपके पास आ रहा है, 2 नाम और एड ऑन हो गए। 4-5 नाम पहले जो देवेंद्र ने जिक्र किया, 2 नाम महेश ने भी एड ऑन किए हैं। क्या आपको भी लगता है कि यही नाम में से कोई एक शेयर होगा या फिर वो चौंकाने वाली बात जो बीजेपी हमेशा करती है, सरप्राइज देती है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती रही है और इस बार भी फैसला ऐसा ही होगा। अब देखिए, जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं या कैप्टन अभिमन्यु हैं, तो उनकी दावा तो बनता है, लेकिन यहाँ सब कुछ फैसला होना है वो जातिगत निर्णय के आधार पर होना है। अब देखिए, दो जाट राज्यसभा में पहले से ही है, किरण चौधरी और सुभाष बराला, तो ऐसे में तीसरे के लिए स्थान बनता नहीं है। तो ये देखिए, अब ये जो फैसला होगा, जो ये सीट रिक्त हो रही है, अनुसूचित जाति से रिक्त हो रही है,
जाति से ही लिया जाएगा या पार्टी को नया फैसला करती है। देखिए, संजय भाटिया संगठन के कार्यकर्ता है, संगठन के प्रति समर्पित है, संगठन का उनका कौशल है। भारतीय जनता पार्टी उनको चुनावी राजनीति में नहीं धकेलेगी, उनको इसी दिशा में आगे बढ़ाएगी और ये आसार भी दिखाई दे रहे हैं कि उनको संगठन की जिम्मेदारी दी। हालांकि देखिए, राज्यसभा सीट का उनका दावा बनता है जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, यानी कि जो पार्टी ने उनको पेशकश की थी उसे उन्होंने ठुकरा दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ाऊंगा। तो इसलिए अब वो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी संशय लगता है क्योंकि वो संगठन के काम के प्रति समर्पित है और संगठन के काम को बढ़ाएंगे। और इसमें अब ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी किस जातिगत आधार पर जो ये फैसला लेती है। क्या किसी ब्राह्मण को भी टिकट दे सकता है, इसमें ब्राह्मण का दावेदार भी आ सकता है, प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी आ सकते हैं। तो मतलब ये जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी अस्थायी है, मोहनलाल बडोली जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये अस्थायी व्यवस्था है। चुनाव होगा, जो प्रक्रिया है संगठन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि संगठन का अध्यक्ष कौन बनता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैसला करना है जातिगत आधार पर करना है कि किस जाति को अपने आगे बढ़ाना है, किस जाति को अपने प्रतिनिधि को यहाँ प्रतिनिधित्व देना है, ये सब इस पर निर्भर करेगा। और ये देखिए, जो है कुलदीप बिश्नोई का भी दावा बनता है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई का जो बेटा है विधानसभा चुनाव हार गया। अब देखिए, किरण चौधरी की जो बेटी है वो भी अब मंत्री है और राज्यसभा सदस्य भी है। इस तरह के जो है इंद्रजीत है, उनकी बेटी भी जो है मंत्री है और खुराव इंद्रजीत खुद भी केंद्रीय मंत्री है। तो इस तरह अगर जो है बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई को अगर पार्टी टिकट देती है, हालांकि देखिए वो एक चुनावी राजनीति का चेहरा है, अगर वो राज्यसभा में आते हैं तो उनकी अपनी प्रतिभा खंडित होती है क्योंकि वो एक बहुत चेहरा है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनावी राजनीति का हिस्सा है, तो उनका उपयोग वहां हो सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा में भेजती है तो एक ये बात भी आएगी कि पार्टी जो दूसरे दलों से लोग आए हुए हैं उनको ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो कैडर के लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ऐसा होने नहीं देगा। तो क्योंकि जो मूल कैडर के लोग हैं उनको भी वरीयता मिलनी चाहिए। अब देखिए, अब जो है 2026 के अंदर 2 सीटें खाली हो जाएंगी, एक किरण चौधरी वाली खाली हो जाएगी और एक रामचंद्र जागड़ा वाली। तो तब भी पार्टी को ये स्थिति में जो है सामना करना पड़ेगा जी। तो जो सारा फैसला है, जितने भी नाम है, जितने दावेदार हैं, सबसे पहले होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस जाति से उम्मीदवार को चुनना है, तो उसी जाति के उम्मीदवार आगे बढ़ाने का काम होगा। ये सब जो गणित है, अनुमान है, सब धरे के धरे रह जाएंगे जी। देवेंद्र, आपके पास आ रहे हैं, अक्सर जब भी कोई चुनाव होता है तो उसकी पटकथा इस तरीके से लिखी जाती है कि आगे क्या होने वाला है। हम हरियाणा के नजरिए से, हालांकि राज्यसभा की सीट है, राज्यसभा कोई भी मेंबर जाएगा तो बीजेपी को मजबूत करेगा, सरकार को, केंद्र सरकार को मजबूत करेगा। लेकिन हरियाणा के नजरिए से देखें तो आगे छोटी सरकार बननी है, छोटे चुनाव होने हैं, उन चुनावों के नजरिए से भी उम्मीदवार को देखा जा सकता है, चाहे वो जातिगत कह लीजिए, चाहे किसी और समीकरण से उसे साधने की कोशिश के जरिए। बिल्कुल, देखिए पंकज, राज्यसभा में जो भी जाएगा पार्टी से जुड़ाव तो रहेगा जी। उसका उपयोग वोट बैंक में या लोगों को प्रभावित करने में, लोगों को इंप्रेस करने में कैसे होता है, ये तो पार्टी ध्यान रखेगी। लेकिन आपको बता दो पंकज, राज्यसभा की सीट, देखिए लोकसभा में जो जाता है उसका जनता से सीधा जुड़ाव होता है। लाखों लोगों की वोट लेने के बाद वो जीतता है और फिर जो जीत कर जब आता है फील्ड में तो लोग उसको हार पे ना, आपको वोट दिया था, आप हमारे वोट से जीते हो, मतलब जनता से सीधा जुड़ाव है। लेकिन राज्यसभा की सीट में कोई जनता से ज्यादा वास्ता होता नहीं। मैंने देखे है राज्यसभा में जो होते हैं उनको ये है कि प्रतिष्ठा है कि उनको एमपी सांसद बोला जाता है जी। लोकसभा और राज्यसभा में बहुत फर्क है। राज्यसभा अपर हाउस है जिसमें बड़े बिजनेसमैन, बड़े चेहरे आते हैं। लोकसभा में संघर्ष करके आदमी बढ़ता है, एक एक वोट के लिए गली मोहल्लों में हाथ जोड़ना पड़ता है और जनता से सीधा जुड़ाव रहता है। जो जनता से जुड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि चुनावी राजनीति से जुड़ा जाए, क्योंकि चुनावी राजनीति से उनकी राजनीति पब्लिक में पैठ, लोकप्रियता बढ़ती है, बहुत सारे लोगों को ओबलाइज भी करते हैं, आगे चलकर वो उनके काम आते हैं। एक मजबूत संगठन और समर्थकों का एक भीड़ उनके साथ रहती है। राज्यसभा में कोई लेने देने के लिए खास होता नहीं कि राज्यसभा में ठीक है, घोड़ा गाड़ी में होती है, इज्जत होती है कि सांसद है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सांसद में दोनों में बहुत फर्क है। और इसीलिए राज्यसभा सांसद तो ये है कि चलो एक वैकेंसी है भर दी, उनको ये है कि सरकारी संदेश देने वाली बात, तो सवाल मेरा पब्लिक से जुड़ाव नहीं रहता, ये बात है नहीं, एक संदेश देने वाली बात की देखिए हमने फलानी जात से, फलानी कास्ट से इस तरीके से राज्यसभा का सदस्य बनाया या राज्यसभा भेजा, ये सवाल था कि वो उसको इफेक्ट कितना करेगा जब छोटे छोटे चुनाव होंगे तो उस दौरान। महेश, आपके पास आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश, वीरेंद्र जी ने भी जिक्र इसका किया कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाए, पहले से जिस कास्ट से लोग भेजे गए हैं उसी से भेजा जाए या नया चेहरा हो, इसको लेकर एक
सस्पेंस भी होगा और थोड़ा सा माथापच्ची भी करनी होगी बीजेपी को। देखिए, बिल्कुल ये तो भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है कि कौन सी जातिगत समीकरण को साधने का काम वो करेंगे। अब अनुसूचित जाति एक निसंदेह का सबसे बड़ा फैक्टर इसे माना जाएगा कि अनुसूचित जाति से अगर कृष्ण पवार इस्तीफा देकर जो है विधानसभा तक गए हैं, मंत्री वो बने हैं, तो ऐसे में अगर रिप्लेसमेंट किया जाना है तो अनुसूचित जाति का ही अगर उम्मीदवार मिल जाए तो सबसे बेहतर हो सकता है। लेकिन ये मुझे महत्वपूर्ण पहलू नजर आता है कि यहाँ पर गैर जाट राजनीति को ही पोषित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। राज्यसभा सांसदों की जहां तक बात है तो सुभाष बराला को पहले से राज्यसभा भेजा जा चुका है। इसके अलावा किरण चौधरी भी राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो राज्यसभा का जो कोटा है वो यहाँ पर जाट उम्मीदवारों से भरना शायद भारतीय जनता पार्टी उसे अपने राजनीति के मुताबिक भी सही नहीं समझे, और ये वाजिब भी नहीं लगता कि तमाम जो जाट नेता है वो राज्यसभा के रास्ते ही जो है दिल्ली तक पहुंच जाए। तो यकीनन गैर जाट पॉलिटिक्स को ही आगे पोषित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी, और पहली जो प्राथमिकता है वो अनुसूचित जाति का उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से उनके लोग कह रहे हैं, जो सिंबॉलिक मैसेजेस मोदी की तरफ से दिए गए हैं, तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर तो वो बने हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और भी दूसरे नेता हैं जो अपनी अपनी कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। अब पार्टी को ही ये तय करना है कि कौन से जातिगत समीकरण को साधने का काम वो करेंगे। लेकिन ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि जाट उम्मीदवार के लिए संभावनाएं सबसे कम बनती नजर आएंगी। चलिए वीरेंद्र जी, माफी के साथ आप प्रोग्राम आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्यसभा की एक सीट और उस सीट के लिए घमासान लॉबिंग शुरू हो चुकी है, कई नाम सामने आ रहे हैं और कई नाम और एड ऑन हो रहे हैं कि उनकी दावेदारी भी बनती है। हालांकि बीजेपी को यह तय करना है कि इस खाली हुई एक राज्यसभा की सीट पर वो किसे भेजती है राज्यसभा। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।